चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्कन के पठार की, जहां वास्तुकला सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं था, बल्कि एक पूरी तहजीब को गढ़ना था। ये कहानी है ताकत और तलवार से शुरू होकर कला और कल्पना की बुलंदियों तक पहुंचने की। तो सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर भारत का ये दूर दराज पठार दुनिया की सबसे अनोखी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में से एक का घर बना तो बना कैसे। आइए इस सफर पर निकलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं कि यहाँ पत्थर आखिर कला में ढले कैसे। इस कहानी के दो बहुत ही अहम पड़ाव हैं। हमारी शुरुआत होगी गुलबर्गा के मजबूत किलों से, जहाँ हर पत्थर, हर दीवार बस सुरक्षा और ताकत की गवाही देती है। और वहां से हम पहुंचेंगे बीजापुर, जहां आर्किटेक्चर एक खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है, एकदम शानदार। तो चलिए कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। हम आ गए हैं गुलबर्गा, दक्कनी वास्तुकला के शुरुआती दौर में। यहाँ बहमनी सल्तनत का राज था और उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी ताकत और सुरक्षा। और ये सोच उनकी बनाई हर इमारत में साफ झलकती है। और इस दौर का सबसे बड़ा सिंबल वो है गुलबर्गा का किला। इसे अलाउद्दीन बहमन शाह ने और भी ज्यादा मजबूत बनवाया था। ये किला उस जमाने की मिलिट्री जरूरतों का एक जीता जागता सबूत है, एकदम अभेद्य। जरा सोचिए इस किले को जीतना कितना मुश्किल रहा होगा। इसकी पहली ही लाइन ऑफ डिफेंस थी 30 फीट चौड़ी एक खाई। 30 फीट मतलब आज की कोई 3 मंजिला इमारत जितनी चौड़ी। दुश्मनों के लिए तो इसे पार करना ही लगभग नामुमकिन था। और मान लीजिए किसी ने खाई पार कर भी ली, तो उसका सामना होता था 15 विशाल मीनारों से। ये मीनारें किले की दीवारों पर पहरेदारों की तरह खड़ी थीं, हर तरफ नजर रखती थीं। इन्हें देखकर ही किसी भी हमलावर की हिम्मत जवाब दे जाती होगी। और इस किले के पास एक ऐसा हथियार भी था जो दूर से ही दुश्मनों के हौसले पस्त कर देता था, एक 8 मीटर लंबी तोप। सोचिए उस जमाने की ये कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी रही होगी। कहते हैं इसकी एक ही दहाड़ दुश्मन की सेना में खलबली मचाने के लिए काफी थी। लेकिन इस सख्त फौजी किले के अंदर एक ऐसा अजूबा छिपा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये है जामा मस्जिद। अब भारत की ज्यादातर मस्जिदों में एक खुला आंगन होता है ना, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी की पूरी मस्जिद छत से ढकी हुई है, एक बहुत बड़ा शांत हॉल। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। और जब अंदर कदम रखते हैं तो वाह, 250 मेहराबों का एक ऐसा जाल बिछा है जैसे कोई अंतहीन जंगल हो। और यहीं पर पहली बार हमें वो चीज़ देखने को मिलती है जो आगे चलकर दक्कनी स्टाइल की पहचान बनी। वो खास तरह की मेहराब जो थोड़ी फैली हुई, थोड़ी चौड़ी होती है। यही डिज़ाइन बाद में इस पूरे इलाके की शान बन गया। तो गुलबर्गा की फौजी ताकत से निकलकर अब हम चलते हैं बीजापुर, एक ऐसी जगह जहां सुल्तानों का वैभव बोलता था। ये आदिल शाही राजवंश का दौर था और यहीं पर दक्कनी आर्किटेक्चर अपनी सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा। बीजापुर का नाम लेते ही जहन में एक ही चीज आती है, गोल गुंबज। जरा इसके गुंबद के बारे में सोचिए, 44 मीटर का डायमीटर। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे संभालने के लिए बीच में एक भी पिलर, एक भी खंबा नहीं है। यह आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है जो बिना किसी सहारे के खड़ा है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू किया कैसे गया। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। देखिए, कारीगरों ने 8 मेहराबों को एक दूसरे के अंदर ऐसे गूंथा कि एक स्टार जैसा पैटर्न बन गया। और इसी डिजाइन ने गुंबद के हजारों टन वजन को बहुत चालाकी से नीचे की मोटी मोटी दीवारों पर ट्रांसफर कर दिया। ये किसी मुश्किल पहेली को सुलझाने जैसा था और उन्होंने कर दिखाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस गुंबद के अंदर एक और कमाल की चीज है, विस्परिंग गैलरी। यहाँ अगर एक कोने में खड़े होकर बिल्कुल धीरे से कुछ फुसफुसाया जाए तो वो आवाज 100 फीट से भी ज्यादा दूर दूसरे कोने में एकदम साफ सुनाई देती है। और एक ताली की गूंज तो 10 बार से भी ज्यादा सुनाई पड़ती है। है ना कमाल का अकास्टिक डिजाइन? लेकिन बीजापुर सिर्फ बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने के बारे में नहीं था। यहाँ नफासत भी थी, बारीकी भी थी। अगर गोल गुंबज इंजीनियरिंग की ताकत दिखाता है तो इब्राहिम रोजा वो इस सल्तनत की कला और कारीगरी की महारत का सबसे बड़ा सबूत है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। ये है इब्राहिम रोजा।
यहाँ हर चीज एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सिमेट्रिकल। दीवारों पर पत्थर को ऐसे तराशा गया है मानो वो कागज हों जिन पर कलाकारी की गई हो। और इसकी छत कमाल है। ऐसा लगता है जैसे वो बस हवा में तैर रही हो। यह इमारत ताकत की नहीं बल्कि नज़ाकत और खूबसूरती की कहानी कहती है। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो एक अधूरे सपने, एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा और उस विरासत की बात करता है जिसने दक्कनी स्टाइल को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और उस अधूरे सपने का नाम है बारा कमान। ये अली आदिल शाह द्वितीय का मकबरा था। और उनका सपना क्या था? अपने पिता के बनाए गोल गुंबद से भी बड़ी, उससे भी शानदार इमारत बनाना। ये एक बेटे की अपने पिता से आगे निकलने की जिद थी जो पत्थर में कैद हो गई। और ये सपना कोई छोटा मोटा नहीं था। इसकी नींव ही 215 फीट की थी, मतलब गोल गुंबद से भी कहीं ज्यादा बड़ी। अगर ये इमारत पूरी बन जाती तो शायद दुनिया की सबसे विशाल इमारतों में से एक होती। तो फिर सवाल ये है कि ये आलीशान सपना आसमान के नीचे एक विशाल कंकाल की तरह अधूरा क्यों खड़ा रह गया? इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक पिता और बेटे की शाही जलन और टक्कर की कहानी। कहा जाता है कि इसका काम इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि ये इतना विशाल बनने वाला था कि इसकी परछाई इसके पिता के गोल गुंबज कर पड़ती, और कोई नहीं चाहता था कि बेटे के मकबरे की परछाई पिता की शान को ढक ले। और बस इसी सोच ने इस सपने को हमेशा हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। तो हमने इतनी बात की, पर यह दक्कनी स्टाइल आखिर है क्या? इसे एक खास रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा ईरान का आर्ट, थोड़ा तुर्की का डिज़ाइन और बहुत सारा भारत का अपना लोकल हुनर, इन सबको मिलाकर एक ऐसा शानदार मिक्सचर तैयार हुआ जिसने आर्किटेक्चर को एक बिल्कुल नई, एकदम अनोखी पहचान दे दी। तो इस रेसिपी में क्या क्या था? इसमें थी ईरान से आई सजावट की बारीकियां, यहीं दक्कन में मिलने वाला मजबूत पत्थर और साथ ही हिंदू मंदिरों से लिए गए कमल जैसे डिज़ाइन। ये सब जब एक साथ मिले तो बनी एक ऐसी पहचान जो ना पूरी तरह इस्लामिक थी, ना पूरी तरह इंडियन, बल्कि एक खूबसूरत भारतीय इस्लामिक विरासत थी। तो ये इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उन्हें बनाने वालों के सपनों, उनकी जिद, उनकी महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। तो अगली बार जब किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरें तो सिर्फ पत्थर और दीवारों को न देखें, ये सोचने की कोशिश करें कि ये इमारत अपने बनाने वालों के बारे में क्या कहानी सुना रही है। क्योंकि हर पुरानी दीवार इतिहास का एक पन्ना होती है जो बस पलटे जाने का इंतजार कर रही होती है।